नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसका ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर है, वायुमंडल और जलवायु। मित्रों, अब तक जितने भी चैप्टर आपने ज्योग्राफी के पढ़े होंगे, चाहे हमने 6 क्लास में पढ़े हों या 7वीं का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ये दूसरा चैप्टर है और आगे भी आप कई चैप्टर पढ़ेंगे। उनमें सबसे ज्यादा एक बेसिक चैप्टर जिसको हम कह सकते हैं वो है वायुमंडल और जलवायु, और बहुत इतना अच्छा इसमें समझा रखा है। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे। और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि माजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है। राज्य का नाम और लिख देंगे तो और भी अच्छा है। तो ये जवाब लिखिएगा, लिख के बताइएगा कमेंट करके। और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी कीजिए। आप व्हाट्सएप वगैरह पे जो स्टेटस लगाते हैं, तो इन वीडियो का जो लिंक है वो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाया कीजिए। कई विद्यार्थी लगाते भी हैं, आप भी लगाया करें। अच्छी चीज है, इसको लगाने में कोई बुराई नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं वायुमंडल और जलवायु। तो सबसे पहले है वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई प्रकार की गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसकी मोटाई कई 100 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी के सभी जीव श्वसन के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, जो हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी तथा रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है। अतः वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के धरातल का तापमान रहने योग्य बना है। तो मित्रों, वायुमंडल क्या है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो कई प्रकार की गैसों का आवरण है, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का एक आवरण है जिसमें अलग अलग गैसें हैं। आप देखेंगे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, नियोन है, मीथेन है, कई प्रकार की गैसें हैं। और वो गैसें भी सब एक अनुपात में है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि जो मर्जी है वैसे हो, नहीं, उसमें भी गैसों का एक अनुपात है। और उसी सही अनुपात के कारण इस धरती पे मनुष्य जीवन संभव हुआ है, मनुष्य रह सकता है। अगर वो नहीं होता तो मनुष्य नहीं रह सकता था, मनुष्य की उत्पत्ति ही नहीं होती। और इनकी मोटाई जो है कई 100 किलोमीटर तक है, कि धरती से जैसे कितनी ऊंचाई तक ये गैसें जो है ये पाई जाती है। अब आते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों, जलवाष्प और धूल कणों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियोन, जिनोन, क्रिप्टोन, मीथेन गैसें भी विद्यमान है। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। वर्तमान समय में अधिक जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। मित्रों, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे एक तो ये पूछेगा कि वायुमंडल का जो संगठन है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें मिश्रित है या किसके मिश्रण से बना है। तो गैसें तो है ही है, जलवाष्प भी है, धूल कण भी हैं। हालांकि ये सीधे हमें आंखों से दिखाई चीजें नहीं देती, लेकिन कई बार आप ध्यान से देखेंगे, जैसे सूर्य की रोशनी की किरण आ रही है, उसमें आपको धूलकण दिखाई देंगे। कभी ध्यान से इन चीजों को देखिएगा। वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी है ये आपको ध्यान में रखनी है, और कौन कौन सी है ये सब है। मनुष्य जो है श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, तो श्वास जब लेता है तो ऑक्सीजन लेता है, और जब वापस नाक से छोड़ता है तो वो कौन सी है? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आपसे वो ये पूछ सकता है कि भूमंडलीय तापमान, यानी कि जो भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसके लिए जिम्मेदार गैस सबसे ज्यादा कौन सी है? वो है CO2। क्योंकि मनुष्य जो ये धुएं, इंजन वगैरह ये सब चीजें प्रयोग करता है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलती है? CO2 निकलती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। बर्फ जो है, हिमालय, ये जो बर्फीले पहाड़ होते हैं, ध्रुवों पे ग्लेशियर, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। तो समुद्र का जो एक सी लेवल है वो भी बढ़ रहा है। और मालदीव जैसे जो देश हैं,
जो एक प्रकार के द्वीप हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, एक प्रकार के द्वीप ही हैं, चारों तरफ समुद्र है। तो धीरे धीरे वहां भी जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो कोई कोई से कई कई देश तो ऐसे हैं जो 15 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद की पूरी तरह से वो डूब ही जाएंगे। क्योंकि जब भूमंडल का तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और समुद्र का जब स्तर बढ़ेगा तो कई देश उसकी चपेट में आएंगे। भारत अभी नहीं आएगा, अब भारत की टेंशन नहीं लें। क्या आप जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो समस्त गैसों का लगभग 99% है। तो मित्रों आप देखिए क्या अनुपात है। नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78% है। ऑक्सीजन है, इसको सम्मिलित रूप से हम 21% कह देते हैं। 20.95 है, 21 बोल देते हैं। नाइट्रोजन को 78% कहते हैं। ऑर्गन जो है ये 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाकी सब मिलाकर के 0.01%। मित्रों इसमें सबसे बड़ी मजेदार चीज जो है वो ये है कि वो ज्यादातर या तो CO2 का अनुपात पूछता है या ऑर्गन का पूछता है। क्योंकि एक बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करने वाले को वो जानता है कि इतनी तो बेसिक नॉलेज तो कम से कम होने चाहिए, वो बता देगा नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, इतना तो बता देगा। फिर वो कंफ्यूज करेगा कि CO2 का अनुपात कितना है, कितने परसेंट है, तो वो ऐसे लिख देगा ऑप्शन में जैसे 0.003, ये लिख देगा 0.03, सीधा लिख देगा 3%, 0.3%, कभी ऐसे लिख देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि CO2 का जो परसेंट है वो है 0.03%, ये है। RS के एग्जाम तक में इस तरह से कई बार वो पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प पाई जाती है। अधिक ताप के कारण जब जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को जल वाष्प कहा जाता है। देखिए गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में और क्या पाई जाती है, जल वाष्प। लेकिन आपको सीधे आंखों से ऐसे जल वाष्प दिखती नहीं है। अधिक ताप के कारण जब जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, वो जब आप पूरा मौसम पढ़ेंगे, जलवायु कैसे कहां से समुद्र से आती है, हवाएं कैसे चलती है, तो जब गर्म होगा पानी, तापमान बढ़ेगा तो भाप के रूप में ऊपर उड़ेगा, और वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को क्या कहा जाता है, जल वाष्प कहा जाता है। और बाद में जो ही कहीं उसको नमी मिलेगी, बर्फीले पहाड़ या जैसे कहीं पहाड़ या अवरोध आए तो वहीं जो वो भारी होकर के और बरसना शुरू कर देगी और बारिश हो जाती है। यह केवल क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। आप पढ़ेंगे ये कई मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल होता है, ओजोन मंडल है, रायन मंडल है, कई आएंगे। धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षा इसी जल वाष्प से ही होती है। बरसेगा कहां, बारिश आएगी कहां से, यही जल वाष्प जो है यही बरसेगा। अब मित्रों आपको एक उदाहरण बता रहा हूं छोटा सा। आप ये बताइए क्या जल वाष्प सिर्फ ऊपर ही है क्या, हमारे आसपास जल वाष्प नहीं है? आपने कभी भी, आप जैसे गर्मियां बढ़ रही है, आप जूस वगैरह पिएंगे, शरबत वगैरह बनाएंगे, आपने जैसे मान लीजिए स्टील का गिलास है, आपने उसमें ठंडा जूस डाला, बिल्कुल कोई भी, जैसे आमरस है या बिल्कुल वो छाछ है, एकदम ठंडी छाछ, बहुत ज्यादा ठंडी, या बिल्कुल बर्फ का ठंडा पानी। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उस गिलास के बाहर जो है वो आपको बूंदे बूंदे दिखाई देगी। ये आपने निश्चित रूप से नोट किया था। मैं जब छोटा बच्चा था कभी किसी जमाने में, तो जब गिलास के बाहर इस तरह से ये बूंदे दिखती थी, मुझे लगता था इस गिलास के अंदर से निकल के बाहर गई है ये। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये अंदर से बाहर नहीं जाती है, हर जगह जल वाष्प है। ये टेम्परेचर इतना कम है यहाँ का कि इसके कारण गिलास के जो चिपकी हुई बाहर की जो हवा है जिसमें नमी है, जल वाष्प है, वो हमें सीधी आंखों से यूं दिखाई नहीं देगी हमारे आसपास। और जो ही वो नमी के संपर्क में हवा आई, वो बर्फ जो है बूंदों के रूप में बदल गई। तो जल वाष्प हर जगह विद्यमान होती है, हमारे आसपास भी है। तो ये आपने प्रयोग निश्चित रूप से आपने सैकड़ों बार इस चीज को नोटिस किया होगा। तो धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होती है और ये इसी से वर्षा होती है। उसके बाद है वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है धूलकण, जो वायुमंडल में इधर उधर उड़ते रहते हैं।
इन धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो धूल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है? एक प्रकार से फैलाना होता है, बिखेरना, फैलाना। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा भी धूल कणों के कारण ही दिखाई देती है। संघनन में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि इन्हीं पर जल की छोटी छोटी बूंदें जमकर बादलों का निर्माण करती है। इनके अभाव में संघनन संभव ही नहीं है। तो मित्रों, ये हो गया आपका। एक ये देखिए, संघनन क्या होता है? ये बड़ी बेसिक टर्म है, आप इनको खुद भी ढूंढा कीजिए। संघनन क्या होता है? जो गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। और वर्षा जो होती है, बारिश, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का संघनन ही है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप चाय पीते हैं, इस चाय में आपने गरम गरम चाय ला के रखी। अब आपने सोचा 5 मिनट बाद में पीना है, तो ये चाय ठंडी नहीं हो जाए, आपने इसके ऊपर एक कटोरी रख दी। थोड़ी देर बाद जब आप उस कटोरी को उठाएंगे, तो उस कटोरी से आपको नीचे बूंदे दिखाई देगी। क्यों? वो बूंदे आई कहां से? वो गैस थी इस चाय में, जो ऊपर भाप के रूप में ये उड़ रही थी। और जो ही आपने उसको हटाया, वो किस में बदल गई? वो गैस किस में बदली? वो द्रव में। यह भी एक प्रकार का संघनन का ही उदाहरण है। अब आता है वायुमंडल की संरचना। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल को ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है। बढ़ते हुए तापमान के आधार पर, ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर, यह पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। आइए वायुमंडल की संरचना को एक चित्र की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले आता है सौरमंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। यहां सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं कौन कौन सी होती है? बारिश है, कोहरा है, आंधी तूफान, बिजली के कड़कना, ओलावृष्टि, पाला, ये सब किसमें होता है? इसी सौरमंडल में। इस परत की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है, जो वनस्पति सहित सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है, जहां किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। तो कौन सी होती है? इस क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, उसको कहते हैं क्षोभ सीमा। वहां कोई मौसमी घटना नहीं होती, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शांत मंडल। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक तो इसकी ऊंचाई को लेकर के पूछा जा सकता है। ऊंचाई भी ये कोई 13 फिक्स नहीं है, कहीं 16 भी लिखा आता है, 15 भी लिखा आता है, एक एवरेज है। और क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो वो होगा क्षोभ मंडल। ये वर्षा, कोहरा, आंधी तूफान और ये सब चीजें कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में। ये मित्रों डायग्राम है, एक तरफ देखिएगा। ये यहाँ क्षोभ मंडल है, समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये लिख रखे 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, फिर 400 किलोमीटर। अब पढ़ते हैं हम ये समताप मंडल के बारे में। क्षोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, इसलिए वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। अब मित्रों आपके क्वेश्चन बन गया कि जो हवाई जहाज होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? तो आप देखेंगे कि वायुयान जो है, हवाई जहाज, वो क्षोभ सीमा के ऊपर उड़ते हैं। क्योंकि ये बिजली कड़कना और बारिश होना, आपने कभी एरोप्लेन में अगर सफर किया है तो आप ये चीज देखेंगे कि बादलों के ऊपर उड़ता है। आपको इतने बादल देंगे जैसे वो धुएं को जो है, जैसे बर्फीले पहाड़ हो, इस तरीके से बादल दिखाई देंगे, काले, सफेद और खूब बादली बादल, उसके ऊपर उड़ता है। जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वो सब नीचे होगी, क्योंकि जहाज अगर वहां उड़ेगा जहां मौसमी घटनाएं हैं, तो वो जहाज ज्यादा देर उड़ ही नहीं पाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए वो हमेशा वहां उड़ता है जहां ये मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो क्षोभ सीमा के ऊपर उड़ता है। ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है, इनका अवशोषण कर धरातल तक नहीं आने देती। ये पराबैंगनी किरणें जो है, ये हमारे लिए हानिकारक होती है, त्वचा के कैंसर तक घातक हो जाते हैं।
इस पराबैंगनी, ये जो पराबैंगनी किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, तो ओजोन परत जो है वो इनको रोकने का काम करती है। तो इस प्रकार इन हानिकारक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। ओजोन का क्या होता है फार्मूला, O3। सप्ताह मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। इसके बाद है मध्य मंडल। समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल नामक तीसरी परत है। आप इसको 50 से 80 मान सकते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में आकर के जल जाते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। फिर आता है आयन मंडल। मध्य मंडल के बाद 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल की चौथी परत को आयन मंडल कहते हैं। संचार की दृष्टि से यह परत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। तो ये जितने भी रेडियो एक्टिव से चीजें जो है, जो संचार के लिए प्रयोग की जाती है, कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके लिए ये तरंगे कहां से परावर्तित होकर के वापस पृथ्वी पर लौटती है, इसी आयन मंडल में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया एक। उल्कापिंड किस परत में आके जल जाते हैं, तो वो मध्य मंडल है। अब आता है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यहां गैसें अत्यंत विरल होती है, जिसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं और इनके बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं मौसम तथा जलवायु। किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह इतना धीमी गति से होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से इसे अनुभव नहीं कर पाते। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें दीर्घकाल के बाद दिखाई देता है। तो मित्रों, मौसम और जलवायु के अंदर क्या होता है, जो स्थान विशेष की अल्पकालीन जो पर्यावरणीय दिशाएं हैं उनको मौसम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज अचानक बारिश और आंधी आने लगी, तेज आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, हम कहते हैं आज मौसम खराब है। कभी ऐसे कहे कि आज तो जलवायु बड़ी खराब लग रही है? नहीं, हम यही कहते हैं कि आज मौसम खराब है। सुबह गर्मी थी, शाम को अचानक बारिश होने लगी, अचानक जैसे मान लीजिए सर्दी पड़ रही है, अचानक सूरज निकल आया, तो हम कहते हैं कि आज मौसम साफ है। तो जो अल्पकालीन है उन दशाओं को कहा जाता है मौसम, और जब दीर्घकालीन होती है 6 महीने की, 1 साल की, उसे हम कहते हैं जलवायु। तो दीर्घकालीन जो दशाएं हैं उसको जलवायु कहते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व। वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवनें आदि है। तापमान हो गया, क्या होता है, टेम्परेचर। वर्षा बारिश, वायु का दाब, और आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी, जो नमी आप जिसको कह सकते हो। पवन यानी जो हवाओं से संबंधित। वायुमंडल के ये सभी तत्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इनके बिना मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब मित्रों, ये तापमान को इनको सब समझा रहा है कि तापमान का अर्थ क्या होता है कि वायु कितनी गर्म है। हम हमेशा इसे अनुभव करते हैं, हमें कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है। यह वायु के तापमान के कारण ही होता है जिससे हमारी चमड़ी महसूस करती है। दिन रात और ऋतुओं के अनुसार वायु के तापमान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। रात की अपेक्षा दिन में, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है। यानी रात की अपेक्षा दिन में ज्यादा होता है टेम्परेचर, शीत ऋतु के बजाय ग्रीष्म ऋतु में, गांव की अपेक्षा शहरों में। सर्वाधिक तापमान होता है भूमध्य रेखा पर। सामान्यतः भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान लगातार कम होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, इसलिए ध्रुवों पर बर्फ होती है। सूर्य से दिन में पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका रात में दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। इससे पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बना हुआ है। तापमान को मापने की इकाई सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट है, जबकि तापमान मापने के यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो मित्रों, आपको मैंने एक वीडियो में समझाया भी था ज्योग्राफी वाले में कि जो भूमध्य रेखा है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में ये बीच में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे इक्वेटर।
अब ये सूर्य के चारों ओर, आप जैसे ये सूर्य है, ये जैसे ऐसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये है पृथ्वी। तो ये जो बीच में होती है इसको कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जिसको आप 0 डिग्री कहते हैं। तो ये पृथ्वी इसके बाहर जो चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के, तो ये जो 0 डिग्री वाला है भूमध्य रेखा, यहां पे किरणें हमें सदैव हमेशा क्या पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो हमेशा टेम्परेचर यहाँ क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, ऊपर की ओर जाते जाएंगे, ये सूर्य की किरणें जो है ये तिरछी होती जाएगी। होते 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 ध्रुवों पे कई स्थान तो ऐसे हैं जहां कहते हैं आज भी सूर्य का तापमान नहीं पहुंचा, किरणें नहीं पहुंची। तो जहां सूर्य का टेम्परेचर ना के बराबर पहुंचेगा वहां क्या होगी, बर्फ ही बर्फ। इसलिए हम कहते हैं कि ध्रुवों पे बर्फ जमती है। और जो 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात जो होते हैं ध्रुवों पे, वो पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। देखिए मैंने एक वीडियो में आपको समझाया भी था पहले, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी ऐसे नहीं है, आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से है। पृथ्वी इस प्रकार से है, यूं, मतलब ऐसे अपने 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो जब ये बिल्कुल ये सूरज के सामने आएगा तो यहां इन हिस्सों पे प्रकाश रहेगा, यह हिस्सा बिल्कुल ही अंधेरे में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 महीने का दिन 6 महीने का रात जो ध्रुव पे बनता है, उसका कारण है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और भी बहुत से फैक्ट हैं ज्योग्राफी के, सब आगे आ जाएंगे सारे। तो धरातल से सौर मंडल से में ऊपर की ओर जाने पर औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जैसे जैसे आप सौर मंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम होता जाएगा। कितने पे, 165 मीटर की ऊंचाई पे। अब देखिए ये यहाँ एक साधारण तापमापी बना हुआ है थर्मामीटर, और ये सबके पास होता भी है, घर में लगभग होता है ये। आपके भी कभी बुखार आया होगा तो आपके भी मुंह में ये थर्मामीटर लगाया होगा। तो ज्यादा बुखार होगा 102, 3, 4 पे जो कभी आया होगा, नॉर्मल है तो वो 98, 99 पे रहा होगा। अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य की निगरानी में एक प्रयोग कीजिए। लोहे की एक छड़ लीजिए और उसके एक छोर को मोटे कपड़े से पकड़िए। दूसरे छोर को आग पर तब तक गर्म कीजिए जब तक वह लाल ना हो जाए। आप देखेंगे कि शुरू में छड़ गर्म होने के बावजूद प्रकाश विकिरित नहीं कर रही है। अधिक गर्म होते ही छड़ से लाल रोशनी विकिरित होने लगती है, अर्थात अधिक गर्म वस्तु प्रकाश के रूप में अपना ताप विकिरित करता है। सूर्य भी ठीक इसी तरह कार्य करता है। वह अधिक गर्म होने के कारण प्रकाश के रूप में अपना ताप विकिरित करता है जो पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये बताना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता क्यों है। तो कि जब चीज हद से ज्यादा गर्म हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर जो है वो बाहर विकिरित होना शुरू हो जाएगा। अब आता है वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं से दबाव डालती है और हमारा शरीर जो है वो विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायुदाब कहा जाता है। देखिए मित्रों, हमारे चारों ओर वायु है और वायु भी हम पर भार डालती है, लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता क्योंकि वायु हमारे चारों ओर है तो सभी दिशाओं से दबाव डालती है, इसलिए हमें इसका पता नहीं चलता। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है और सर्वाधिक वायुदाब जो है वो कहाँ होता है, समुद्र तल पर। ये एक वायुदाब मापी का चित्र है आपके सामने। तो सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ होगा, समुद्र तल पर। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, जिससे वहां निम्न वायुदाब बन जाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। ठंडी वायु होने के कारण धरातल के पास ही बनी रहती है, जिससे वहां उच्च वायुदाब बन जाता है। और हम जो हवाएं हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है, जबकि वायुदाब के मापने के यंत्र को वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं।
मित्रों बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वायु दाब को मापने की इकाई क्या है, मिलीबार, और वायु दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहा जाता है। इसके बाद में है कि क्या आप जानते हैं, ये देखिए एक और है एनीमोमीटर। ये क्या होता है, वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को वायु दिक् सूचक यंत्र तथा गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है। यानी वायु की दिशा बताने वाला जो यंत्र है, जैसे ये है, इसको वायु दिक् सूचक यंत्र कहते हैं, और जो एनीमोमीटर है ये वायु की गति बताता है कि किस हवाएं से, किस हवा, जैसे कई बार आता है क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं बह रही है, तो वो कौन सा बताता है, एनीमोमीटर बताता है। और वायु दाब कौन सा बताता है, बैरोमीटर। जिस दिशा से पवन आती है उसे उसी नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। जैसे पूर्व की ओर से आने वाली पवनों को पूर्वी और पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों को पश्चिमी पवनें कहते हैं। पर्वतों से आने वाली पवन पर्वत समीर और घाटी से आने वाली घाटी समीर कहलाती है। आप पवन को प्रतिदिन महसूस करते हैं। आपने सूखते कपड़ों को अपने आप हिलते हुए देखा है, यह पवन के कारण होता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है जब यह सड़क पर पड़ी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। तेज पवन से हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की पवन होती है। तो अब ये कौन कौन सी है ये देखेंगे हम। ये देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, वायु दाब की पेटियां और स्थायी पवनें। तो इस चित्र में देखिएगा, ये बीच में जो व्हाइट, ये आपको एक पट्टी दिख रही है, उष्ण कटिबंधीय न्यून वायु दाब। फिर यहां ये व्यापारिक पवनें हैं, ये इनकी डायरेक्शन है इस प्रकार से। इसके बाद आती है पछुआ पवनें, ये डायरेक्शन है। फिर इसके बाद आती है ध्रुवीय पवनें। तो यहां उपध्रुवीय न्यून वायुदाब है, यहां उपध्रुवीय न्यून वायुदाब। तो यहां 30 डिग्री वाला इस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, यहां दक्षिण में ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। तो ये चीजें आगे और आएगी, एक बार इस मैप को आप देख लीजिए कि इसमें कैसे बता रखी है, कैसे इनके डायरेक्शन है। सबसे पहले है स्थायी पवन। 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। ये वर्ष भर लगातार एक ही निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए इनको स्थायी पवन कहते हैं। वायु दाब की पेटियां और स्थायी पवनों के रेखा चित्र में इनकी दिशा और क्षेत्र को देखा जा सकता है। तो ये आपके सामने है। स्थायी पवनें कौन कौन सी है, व्यापारिक पवन, ये स्थायी पवन होती है, ये हमेशा ये डायरेक्शन रहती है इसकी। पछुआ पवनें है, और फिर है ध्रुवीय पवनें। ये आगे और डिटेल में आएगी पवनों वाली, आगे और देखेंगे हम इनको, अभी आप इसको इतना ही देख लीजिए। सामयिक और मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। तटीय प्रदेशों में रात्रि में चलने वाली स्थल समीर तथा दिन में चलने वाली समुद्री समीर इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये स्थलीय समीर और जलीय समीर या समुद्री समीर भी है, क्या होते हैं ये तो आप समझ गए कि भारत में मानसूनी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। देखिए ये समुद्र से आप हिंद महासागर से या अरब सागर से, ये मानसून जब भारत की ओर आता है तो उस समय जो सूर्य की दिशा इस तरह है, भारत पृथ्वी सूर्य के सामने इस तरह है कि यहाँ भारत में तापमान कम है, समुद्र में तापमान थोड़ा ज्यादा होगा। तो वो जो वायुदाब, तो वायुदाब में हवाएं जो हमेशा है वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। तो फिर ये हिंद महासागर से या अरब सागर से हमारी ओर तरफ पवनें आती है और ये बारिश करके चली जाती हैं। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा तो चूंकि टेम्परेचर यहाँ स्थल में ज्यादा हो जाएगा, समुद्र में कम होगा, तो वो दिशाएं, जो पवनों की दिशा है वो ऊपर से दक्षिण की ओर हो जाएगी, तो वो बदलती रहती है। फिर है कि ये जो समुद्र के किनारे वाले, जैसे समुद्र के किनारे वाले प्रदेश है उनको कहते हैं तटीय प्रदेश। तो ये स्थल समीर और जलीय समीर क्या है, देखिए मित्रों, अब चूंकि गर्मी पड़ेगी तो समुद्र की बजाय जमीन जो है वो ज्यादा गर्म होती है,
ठीक है, जैसे समुद्र के किनारे तट है वो। अब दिन में चूंकि गर्मी ज्यादा है, कहां पर, ये जो जो जमीन है तट पर, और समुद्र में क्या है, गर्मी कम है, यानी तापमान कम है। तो समुद्र में कम है ऊपर तापमान, तो वायु दाब कहां ज्यादा होगा, समुद्र की तरफ, और स्थल जो है उसकी तरफ कम होगा क्योंकि वो गर्म ज्यादा है। तो दिन में, ये क्या कह रहा है, दिन में चलने वाली समुद्री समीर, दिन में समुद्र की ओर से हवाएं चलती है जमीन की तरफ। चूंकि समुद्र की ओर से आती है तो इसलिए उनको समुद्री समीर कहा जाता है। और यही रात के समय क्या होगा, अब जैसे इधर समुद्र है तो रात के समय स्थल की ओर से हवाएं किस तरफ चलेगी, समुद्र की तरफ। क्यों, क्योंकि स्थल की यह विशेषता होती है कि वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, समुद्र धीरे धीरे होता है। तो इसलिए अब समुद्र का तापमान अभी भी पानी का कम हो जाएगा रात को, जबकि स्थल जल्दी ठंडा हो गया। तो रात को स्थल की ओर से हवाएं किस तरफ चलेगी, समुद्र की तरफ। तो तटीय प्रदेशों में रात में चलने वाली जो समीर है वो स्थल समीर। स्थल समीर का मतलब है स्थल की ओर से समुद्र की ओर हवाएं चलना। और समुद्री समीर क्या होता है, समुद्र की ओर से स्थल की ओर हवाएं चलना। समुद्री समीर दिन में चलेगी और तटीय प्रदेश और जो रात्रि में चलने वाली को कहते हैं स्थल समीर। ये दोस्तों डायग्राम से समझा रखा है, ये जल समीर है, ये स्थल समीर है। जल समीर क्या बताया था, समुद्र की ओर से स्थल की तरफ। ये कब होगा, ये दिन में होगा। दिन में जमीन ज्यादा गर्म होगी, समुद्र उतना गर्म होगा नहीं। तो यहां से हवाएं किस तरफ चलेगी, इस तरफ, स्थल की तरफ। गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर उड़ जाती है, ये ठंडी हवाएं इधर आ जाएगी। और रात में स्थल जो है ये ठंडा हो जाएगा, समुद्र जो है वो इसके कंपैरिजन में उतना ठंडा होगा नहीं। तो रात को हवाएं किस तरफ से किस तरफ चलेगी, स्थल से समुद्र की ओर, इस प्रकार से। ये तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे स्थानीय पवनाएं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जो बाकी बचे हुए फैक्ट हैं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से देखते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।